actions of Iran have shocked the civilized world. Let's go! Shred everything. Our embassy has been seized and more than 60 American citizens continue to be held as hostages. If we're going to go, then we need to go now. हेलो एवरीवन। इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में ईरान के अंदर जिस तरह से इस्माइल हानिये की मौत हुई, इस घटना ने जैसे ईरान को इस युद्ध में डायरेक्टली इन्वॉल्व होने का एक मौका दे दिया। 1 अक्टूबर 2024 को ईरान ने इजराइल पर 200 बैलिस्टिक मिसाइल भी फायर किया और इस बीच कई ऐसी न्यूज़ भी आ रही थी कि ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है। बावजूद इसके कि अमेरिका लंबे समय से ईरान में सैंक्शन लगा के ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकता रहा है। लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच लड़ाई को सिर्फ इतना समझना कि ईरान परमाणु बम बनाना चाहता है और अमेरिका उसको परमाणु बम बनाने से रोक रहा है। मेरी नज़र में ये इस समस्या का बहुत ही एक नैरो इंटरप्रिटेशन होगा। राजनीति में कहते हैं तहखानों के अंदर तहखाने होते हैं, यानी एक मुद्दा दूसरे से, दूसरा तीसरे से जुड़ता चला जाता है। ऐसा ही एक मुद्दा है ईरान और अमेरिका के बीच की लड़ाई। इस वीडियो में हम यह समझेंगे कि किस तरह अमेरिका और ईरान के बीच की लड़ाई की शुरुआत हुई और कैसे यह आगे बढ़ी। और आज जब अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हुआ, डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए, ईरान के नज़रिए से इसके क्या मायने हैं, इन सब बातों की पड़ताल करेंगे। ईरान अमेरिका विवाद का इतिहास। ईरान पुराना जो पर्शियन एम्पायर था उसके बाद अस्तित्व में आया और ईरान में जो शासन प्रणाली ऐतिहासिक तौर पर था उसमें एक शाह हुआ करता था, शाह का मतलब राजा, और एक प्रधानमंत्री हुआ करता था। अब ईरान में जो शाह था उसके पास बहुत कम राजनीतिक पावर थी और जो सत्ता की वास्तविक ताकत थी वो प्रधानमंत्री के पास हुआ करता था। बहरहाल ईरान जो कि तेल का बहुत बड़ा स्रोत था, इसलिए उस समय की जो औपनिवेशिक ताकतें थी, उस समय ब्रिटेन भी बहुत बड़ी ताकत हुआ करता था, इंडिया पर भी तो उन्हीं का कब्जा था। तो ब्रिटेन, अमेरिका, इन सब की नज़र ईरान के तेल पर था। ईरान कोशिश करता था कि वो संतुलन रखे इन तमाम देशों के बीच, लेकिन इस बीच 1950 के दशक में वहाँ एक प्रधानमंत्री हुए जिनका नाम था मोहम्मद मुसद्दिक। मोहम्मद मुसद्दिक ने थोड़ा सा राष्ट्रवादी रुझान दिखाना शुरू किया और यह कहते हुए कि मैं अपने देश का संसाधन किसी और दूसरी देश को लूट कर नहीं ले जाने दूंगा। और मोहम्मद मुसद्दिक ने एंग्लो ईरानी तेल कंपनियों को नेशनलाइजेशन करने की घोषणा कर दी। और ये कोई गलत बात भी नहीं थी। अपने देश के रिसोर्स का अपने देश के लोगों के लिए इस्तेमाल करना कहीं से भी गलत नहीं है, लेकिन इससे जो अमेरिका और ब्रिटेन की तेल की लूट चल रही थी वो बंद हो जाती। इस घोषणा से तेल की जो एंग्लो ईरानियन कंपनी थी उन पर जब खतरा मंडराया तो ब्रिटेन ने अपनी दोस्त अमेरिका से कहा कि ईरान में तो फिज़ा बदल रही है, ईरान अब ऐसे राजनीतिक संदर्भ बन रहे हैं कि वो लोग अब हमको देश से बाहर धकेलना चाहते हैं। और इस खतरे को भांपते हुए इन दोनों देशों ब्रिटेन और अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने मिलकर मोहम्मद मुसद्दिक की सरकार को गिरा दिया। और उस समय शाह जो था मोहम्मद रज़ा पहलवी, इन शाह को पूरी सत्ता की ताकत सौंप दी। और इस तरह हम देखते हैं कि ईरान की राजनीति में एक सीधा हस्तक्षेप ब्रिटेन और अमेरिका मिलकर करते हैं और वो अपनी एक कठपुतली सरकार को शाह के नाम पर बिठाकर जो असल नेता था, जो जनता के द्वारा चुनी गई मोहम्मद मुसद्दिक की सरकार थी, उसको बेदखल कर देते हैं। और यहीं से ईरान और पश्चिमी देश, खास करके अमेरिका के बीच संघर्ष का बिगुल फूंक दिया जाता है। अब जब शाह रज़ा पहलवी सत्ता संभाल रहा तो अमेरिका ब्रिटेन के तेल के लूट में कोई दिक्कत रही नहीं, लेकिन ईरान में अंदर ही अंदर चीज़ें बदल रही थी। लोग रज़ा शाह के सत्ता में आने से नाराज़ थे और 1979 में ईरान में एक क्रांति हुई जिसको इस्लामिक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। जब यह क्रांति हुई तो इसने अमेरिका और ब्रिटेन के नापाक मंसूबे को नाकाम कर दिया। जब देश में बदलाव के लिए क्रांति हुई और ईरान के लोगों ने शाह रज़ा पहलवी को देश से भागने पर मजबूर कर दिया तो ईरान के एक धर्मगुरु आयतुल्ला खुमैनी साहब, जो देश से बाहर रह रहे थे, वो वापस ईरान आते हैं और असल सत्ता की ताकत बनकर उभरते हैं। और खुमैनी के नेतृत्व में जो नया संविधान बना 1979 में और जो राजनीति की प्रक्रिया बनी, उसमें अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए कोई जगह नहीं थी।
ईरान घोषणा कर देता है कि मेरे तेल संसाधनों पर मेरा ही कब्जा है और मैं अपने हित में इसका प्रयोग करूंगा। यहाँ से तलवारें खींच चुकी है और अब नेगोशिएशन या बातचीत का दोनों पक्षों के पास कोई रास्ता नहीं रहता। इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान और अमेरिका के बीच छोटी छोटी कुछ घटनाएं होती रही, जिससे अमेरिका और ईरान के संबंध और ख़राब होते रहे। लेकिन 1979 से 1981 के बीच एक बहुत बड़ा संकट माना गया अमेरिकी इतिहास में भी, जब तेहरान में जो अमेरिका का दूतावास था उस पर क्रांतिकारियों ने कब्जा कर लिया और दूतावास में जो अंदर 52 अमेरिकी दूत थे उनको 444 दिनों तक बंदी बनाकर रखा गया। और जबकि आपको पता होगा कि डिप्लोमेटिक लोगों को एक इम्यूनिटी होती है, आप सीधे तौर पर अपने देश के कानून के हिसाब से भी उन पर कार्रवाई नहीं कर सकते। तो ये दुनिया में सबसे बड़े डिप्लोमेटिक क्राइसिस में से एक है और इस बीच अमेरिका ईरान के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण हो गए। और जब जनवरी 1981 में अमेरिका के नए राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन जिस दिन सत्ता संभाल रहे थे, उस दिन इन 52 लोगों को ईरान ने छोड़ा और एक ये संदेश दिया कि हम इस नए राष्ट्रपति के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। इससे पहले संबंध बेहद तनावपूर्ण रहे। इस विषय पर अगर आपने देखी हो तो एक फिल्म है आर्गो, जिसे जनवरी 2012 में ऑस्कर भी मिला। इस फिल्म में यह दिखाया गया कि किस प्रकार अमेरिका के एक खुफिया एजेंसी ने फिल्म बनाने वाला एक नकली ग्रुप बनाया और वो ईरान में घुसे और 6 अमेरिकी डिप्लोमेट्स को बचाकर निकाल लाए थे। बहरहाल अगर संबंधों में तनाव का अगला बड़ा आधार देखें तो 1988 में ईरान का एक नागरिक विमान जिसमें लोग हज करने जा रहे थे, अमेरिका का यह वॉरशिप था USS विंसनेस, इसने एक मिसाइल दागकर उस ईरान के नागरिक विमान को मार गिराया। ये 3 जुलाई 1988 की घटना है और इसमें सभी 290 यात्री जो हज करने जा रहे थे उनकी मौत हो गई थी। अब आप कल्पना कीजिए कि इस घटना का राजनीतिक तौर पर दोनों देशों के बीच क्या प्रभाव रहा होगा, जबकि आपको पता होगा कि युद्ध के दौरान भी आमतौर पर आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाया जाता है। लेकिन जब अमेरिका इस तरह की घटिया हरकत करता है तो इससे भी तनाव को तल्खी को बढ़ावा मिलता है। इसके बाद तनाव का अगला बड़ा आधार देखें तो वो था 2002 में जब जॉर्ज बुश अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने एक्सिस ऑफ इविल की संकल्पना गढ़ी। इसके अनुसार अमेरिका ने यह कहा कि दुनिया में ये 3 ऐसे दुष्ट देश हैं जिनसे बातचीत का रास्ता कोई मायने नहीं रखता, इनको इन्हीं के भाषा में हम सिखाएंगे। अब ये अपने आप में कितना हास्यास्पद है और चिंताजनक भी कि कैसे कोई देश किस अधिकार से यह तय करेगा कि कौन सा देश दुष्ट है, कौन सा साधु। तो अमेरिका यह तय कर रहा था कि अगर इराक, ईरान और नॉर्थ कोरिया की बात करें तो ये एक्सिस ऑफ इविल में आते हैं। एक तो अमेरिका ने इनका तेल संसाधन लूटा, इनके राजनीतिक मामलों में दखलंदाजी की, इनके ही लोगों को मारा और इनको ही इविल नेशन बता रहा है। और जब ये लोग अपनी हिफाजत के लिए हथियार उठाएंगे तो इन्हीं को आतंकवादी का लेबल भी लगा दिया जाएगा। तो जब इस तरह की थ्योरी अमेरिका लाता है तो इससे ईरान और भी एग्रेसिव होता है कि हमें एक्सिस ऑफ इविल में डाल रहे हो तो अब हम दिखाएंगे कि इविलनेस क्या होती है। ये सब चीज़ें रिश्तों को ख़राब करती चली गई। इसके बाद तनाव का जो बड़ा दायरा बना वो था वस्तुतः न्यूक्लियर संदर्भ। हालांकि अमेरिका बस एक बहाना ढूंढ रहा था कि किस मुद्दे पर ईरान को बड़े आधार पर लंबे समय तक घेरा जा सके। तो उसने ईरान में ही कुछ विद्रोही समूह थे जिन्होंने कुछ गोपनीय सूचनाओं को सार्वजनिक कर दिया। उन सूचनाओं के अनुसार ईरान सिर्फ परमाणु बिजली नहीं बना रहा बल्कि उसके इरादे परमाणु बम बनाने के हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि जब अमेरिका यहाँ आया तो उनको कुछ ऐसा मिला नहीं कि जिससे यह साबित हो सके कि ईरान के मंसूबे परमाणु बम बनाने के हैं। और जो देश अपनी खुफिया एजेंसी के माध्यम से ईरान की सत्ता गिरा दी थी, उसके लिए यह बहुत हैरानी वाली बात नहीं है कि उसने अपनी खुफिया एजेंसी से जानबूझकर ऐसे झूठे डॉक्यूमेंट लीक करवाए ताकि उसके आधार पर वो ईरान को UN और विश्व स्तर पर घेर सके। और अमेरिका ने सब संस्थाओं का उपयोग किया जिनके माध्यम से ईरान को अलग थलग किया जा सकता था। और अब संबंधों में तनाव का प्रमुख आधार था उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम। प्रतिबंधों की अंतहीन श्रृंखला आज तक जारी है। प्रतिबंध लगा के ईरान को पूरी दुनिया में
आर्थिक और राजनीतिक तौर पर अलग थलग करने की साजिश हुई। इसके बाद 2013 से 16 के बीच अमेरिका और ईरान और बाकी पक्ष भी एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव रूप दिखा रहे हैं। चीज़ें पॉजिटिव हो रही है। इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा एक माइंडसेट लेकर आए थे कि वो ईरान के साथ संबंधों को सामान्य कर सके, इस संकट का समाधान कर सके, और उन्होंने काफ़ी हद तक किया भी। लेकिन उनको क्या पता था कि उनके बाद डोनाल्ड ट्रंप आएंगे और उनके सारे किए धरे पर पानी फेर देंगे। ओबामा ने हसन रूहानी, ईरान के प्रधानमंत्री से 2015 में एक समझौता किया। समझौते में सिर्फ अमेरिका और ईरान नहीं था, बल्कि ईरान के अलावा P5+1 देश थे। P5 की संकल्पना शायद आपको पता हो, और नहीं तो मैं बता देता हूँ। दरअसल यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में जो 5 परमानेंट देश हैं उनको P5 कंट्रीज कहा जाता है। इसमें शामिल हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। +1 जो है वो जर्मनी था। इन 6 देशों के साथ समझौता हुआ। जो समझौता हुआ उसका नाम था जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, JCPOA। समझौते में सीधी सी बात थी कि ईरान पर जो प्रतिबंधों की तलवारें चली हैं वो वापस हो जाए, वो फिर दुनिया से व्यापार कर सके, अपने तेल संसाधनों को बेच सके, उसकी आर्थिक बदहाली दूर हो। और इन P5+1 को चाहिए था कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को कुछ इस प्रकार मर्यादित करे कि परमाणु बम बनाने की जो उसका एक रास्ता है वो उससे दूर हो जाए। इस तरह का समझौता हुआ। दोनों देश इसे अपनी जीत बताते रहे और काफ़ी सुखद बात थी। लेकिन हम इस बात से भी परिचित हैं कि यह सुख बहुत दिन तक चला नहीं, क्योंकि उसके बाद आ गए डोनाल्ड ट्रंप, और इसने आते ही फिर ईरान को लेकर एक तरह से रिवर्स पॉलिसी चलाई। डोनाल्ड ट्रंप अपने प्रचार के समय से ही कह रहे थे कि भाई बहुत गलत समझौता किया ओबामा ने, और इसमें सिर्फ ईरान का फ़ायदा है, अमेरिका को क्या मिला, कुछ नहीं। और जब प्रचार में यह कह रहे थे तो सीधी सी बात थी, जब राष्ट्रपति बनूंगा तो समझौते को पूरी तरह से खारिज कर दूंगा। वही किया उसने। इसके बाद बहुत व्यापक प्रतिबंध लगाने शुरू किए। मई 2019 में जब ये प्रतिबंध और कठोर हुए तो इसको कहा गया मैक्सिमम प्रेशर की नीति। इसका अर्थ यह है कि जितना हम राजनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक दबाव ईरान पर डाल सकते हैं डालेंगे, तभी ईरान सही रास्ते पर चलेगा। लेकिन इससे ईरान डरा नहीं, बल्कि इसके प्रतिक्रिया में ईरान ने मैक्सिमम रेस्ट्रेंट या मैक्सिमम रेजिस्टेंस की नीति चलाई। इसमें ईरान का था कि तुम जितना हमको दबाओगे हम उतना ही स्ट्रांगली रजिस्ट करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो संकट उत्पन्न हुआ जब 2020 में अमेरिका ने एक ड्रोन हमले में कासिम सुलेमानी को मार गिराया। आप इनके चेहरे से वाकिफ़ होंगे। ये ईरान का एक तरह से जो पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ ईरान दुनिया में शिया अधिकारों के लिए लड़ रहा है, शिया मिलिशिया जो सैन्य बल है, ये वो व्यक्ति था जो पूरे शिया मिलिशिया का कमांडिंग ऑफिसर था। तो जब 3 जनवरी को अमेरिका इनको एक ड्रोन हमले में मार गिराया तो ऐसा लगा कि अब दोनों देश लड़ ही बैठेंगे। लेकिन कहते हैं विजडम प्रीवेल्स, और किसी तरह संघर्ष को टाला गया। लेकिन ईरान ने यह बोला कि हम इसका सीवियर रिवेंज लेंगे और अमेरिका को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। राजनीतिक तौर पर उसने 2015 के जो P5+1 देशों के साथ समझौता था उससे भी अपने को अलग करने की घोषणा कर दी। और अभी फ़िलहाल अक्टूबर 2024 में कई न्यूज़ चैनल ने यह न्यूज़ सर्कुलेट किया कि ईरान ने परमाणु बम का परीक्षण कर लिया है। हालांकि ईरान ने इससे रिलेटेड कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। अभी अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हुआ है, फिर से डोनाल्ड ट्रंप सत्ता संभालने वाले हैं। ऐसे में ईरान और अमेरिका के संबंध किस दिशा में जाएंगे ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि जब अमेरिका में रिपब्लिकन प्रेसिडेंट आया है तब अमेरिका ईरान के रिश्तों में तनाव बढ़ा है। जैसे जब जॉर्ज बुश प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने एक्सिस ऑफ इविल की संकल्पना दी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले टर्म में मैक्सिमम प्रेशर की नीति लाई, और इस बार सेकेंड टर्म में भी डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की एक माइंडसेट के साथ आए हैं। तो ऐसे में यह देखना इंटरेस्टिंग होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता संभालने के बाद ईरान और अमेरिका की रिश्तों की दिशा क्या होगी। उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे इनकरेज करें कि मैं ऐसी और भी वीडियोज़ लाऊं।
ताकि आपको वर्तमान में चल रही घटनाओं का एक सही इतिहास पता हो और आपको गोदी मीडिया की बकवास देखनी सुननी ना पड़े। थैंक यू।